नमस्कार दोस्तों। 8-10 सालों में एक दो मूवी ऐसी होती हैं जिनको देखने के बाद आप स्पीचलेस हो जाते हो, कहने को कुछ बचता है नहीं। आज हम विक्रम की ऐसी एक फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म का नाम है पितागमन। ये फिल्म 2003 में आई थी, लेकिन जो इसका हिंदी वर्जन है वो 2020 में आया है। फिल्म के डायरेक्टर बाला हैं और फिल्म में सूर्या, संगीता, लैला भी हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वीडियो पूरा देखेगा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये फिल्म आप हिंदी में कहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी का सार ये है कि ऊपर वाले ने हर किसी को एक मकसद के साथ नीचे जमीन पर भेजा है। हर किसी की तकदीर में कुछ न कुछ लिखा होता है। किसी ने सच ही कहा है, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो साहब, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि फिल्म की कहानी कुछ यूं है, ध्यान से सुनिएगा। कब्रिस्तान की तरफ से एक औरत चलती हुई आ रही है। उसके पेट में एक बच्चा होता है और वह बच्चा होने वाला होता है। उस बच्चे की डिलीवरी के बाद वह मर जाती है। कब्रिस्तान में लाश को जलाने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे हम चंडाल कहते हैं। इनको कब्रिस्तान में आने वाली लाशों को जलाना होता है। वह बूढ़ा व्यक्ति इस बच्चे को पालता है। वह कहता है कि सब तो कब्रिस्तान में मरने के बाद आते हैं, लेकिन तुमने जन्म लिया है इसलिए तुम ईश्वर के बंदे हो। दोस्तों, इस कब्रिस्तान में कोई आता जाता नहीं था और इसी बच्चे का किरदार विक्रम ने निभाया है। दोस्तों, बचपन से लेकर बड़े होने तक इस कब्रिस्तान में किसी बाहरी व्यक्ति का आना जाना नहीं होता है। विक्रम भी कहीं नहीं जाता है, इसलिए उसका व्यवहार एकदम जानवरों जैसा होता है। वह इंसानों की तरह एक भी शब्द नहीं बोल पाता है। इंसानों से उसका संपर्क ना होने के कारण वह भेड़िए की तरह चिल्लाता है और गोरिल्ले की तरह चलता है। दांत बहुत पीले और काले होते हैं, मतलब यह कि उसे दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं होती है। लाश के साथ जो कुछ भी खाने पीने को आ जाता था वह उसे खा लेता था। यह लाश के जलने के बाद जो कुछ भी मांस बच जाता था उसे खा लेता था। विक्रम ने किरदार इतनी मेहनत से और इतनी गहराई से निभाया है कि आप विक्रम की एक्टिंग के कायल बन जाओगे। जिस व्यक्ति ने उसे पाला था उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गौतमी कुछ लोगों को गांजा बेचती है। गांव के एक सेठ के लिए वह काम करती है। कब्रिस्तान में लाशों का आना कम हो जाता है। विक्रम खाना खाने के लिए शहर में जाता है, लेकिन उसको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती है कि रुपया देकर ही सामान खरीदा जाएगा। वह भूखा होता है। उसे होटल में रोटी दिखाई देती है, लेकिन दुकान का मालिक उसको चंडाल समझकर भगा देता है और पीटता भी है। विक्रम जानवर की तरह गुर्राते हुए उस आदमी को मार डालता है। गौतमी आ जाती है। अनाथ और भूखे जानकर उसे खाना खिला देती है। अगर किसी जानवर को रोटी खिला दो तो वह उसी इंसान का हो जाता है, उसी की वफादारी करता है। इसी तरह गौतमी ने उसको जो थोड़ी सी रोटी खिलाई तो वह गौतम के पीछे पीछे घर तक पहुंच जाता है। गौतमी उसको भागने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं जाता है। गौतमी स्वयं में उसको अपने सेठ के पास ले जाती है, जिसके लिए गौतमी काम करती थी। सेठ फिल्म का मेन विलेन होता है। गौतमी सेठ से कहती है कि यह कोई दुनियादारी नहीं जानता, इसको काम चाहिए। जिसकी भी खाएगा उसी की वफादारी करेगा। सेठ को उसकी बात अच्छी लगती है क्योंकि उसको अपना गांजा बेचना था। अगले सीन में सूर्या का किरदार दिखाया जाता है। वह एक ठग होता है जो तरह तरह के भेष बदलकर लोगों से रुपए ऐंठता है। दोस्तों, सूर्या ने बहुत जोली और बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। वह जुए का खेल दिखाकर लोगों से रुपए ऐंठता है। तभी वहाँ पर लैला आती है जिसका नाम मंजू होता है। वह भी जुए में रुपए लगाती है, लेकिन हार जाती है। सूर्य चालाकी दिखाकर उसके सारे रुपए और झुमके और बस्ता सब छीन लेता है। एक जंगल में बहुत अंदर जाकर पहाड़ी पर सेठ की गांजा की खेती हो रही होती है। यहीं पर सेठ ने विक्रम को काम पर लगा रखा था। अगले सीन में सूर्य ट्रेन में लोगों को ठगा हुआ सामान महंगे दावों में बेच रहा होता है। उसी ट्रेन में मंजू होती है। जब वह जुए में ठगी गई मंजू की घड़ी को बेचने की कोशिश करता है तो मंजू को गुस्सा आ जाता है। वह ट्रेन की चेन खींच देती है। सूर्य और उसकी गैंग वहां से भाग जाती है। पहाड़ी पर से गांजा को समतल तक लाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन चिट्ठन और बहुत से आदमी गांजा को घोड़े पर ला रहे होते हैं तो वहाँ पुलिस का एक मुखबिर लगा होता है। वह पुलिस को सूचना दे देता है। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन चिट्ठन को ये पुलिस और गांजा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। बस मालिक ने जैसा कह दिया चिट्ठन ने वैसा ही कर दिया। पुलिस चिट्ठन को पकड़कर जेल ले जाती है। जब जेल में पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है तो वह कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह ये सब कुछ जानता ही नहीं।
जैसे ही पुलिस वाला उस पर पीटने के लिए हाथ उठाता है, चिट्ठन जानवर की तरह वायोलेंट हो जाता है। वह भेड़िए की तरह गुर्रा कर सब पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। कोर्ट चिट्ठन को गांजा स्मगलिंग और पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले के आरोप में अपराधी करार करके जेल में भेज देती है। लेकिन चिट्ठन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि जेल, कोर्ट, सजा, गांजा स्मगलिंग क्या होता है। उसे जिसने जो कह दिया उसने वह कर दिया। अगले सीन में सूर्या और उसकी आदमी नकली जड़ी बूटी और तेल बेचकर लोगों से पैसा ऐंठ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मंजू उसे देख लेती है। वह अपना बदला लेने के लिए पुलिस को बुला लाती है और सूर्या को गिरफ्तार करवा कर उसी जेल में भिजवा देती है जिस जेल में चिट्ठन होता है। जेल में पहुंचकर सूर्या यानी कि शक्ति सारे कैदियों से इंट्रो ले रहा होता है। वह आपस में मजे ले रहे होते हैं, लेकिन एक अंधेरे कोने में चिट्ठन चुपचाप बैठा हुआ गुर्रा रहा होता है। वह किसी से बात ही नहीं करता है, क्योंकि वह बात करना जानता ही नहीं है। सूर्य कोशिश करता है, लेकिन वह चिट्ठन से मेलजोल नहीं बना पाता। जेल में चिट्ठन कैदियों के लिए खाना बनाने में हेल्प कर रहा होता है। तभी कुछ पुलिस वाले आकर चिट्ठन पर अटैक करते हैं, लेकिन चिट्ठन बहुत आक्रामक हो जाता है और सब कैदियों के सामने जेलर को बहुत मारता है। फिर चिट्ठन के हाथ पैर को बांधकर पुलिस वाले उसे लटकाकर बहुत मारते हैं। वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। पूरे जेल में चिट्ठन के गुर्राने की आवाज़ आती है, क्योंकि वह चिल्लाना, रोना, चीखना जानता ही नहीं है, बस गुर्राना जानता है। चिट्ठन को बहुत चोट लगी होती है, लेकिन शक्ति साफ दिल का होता है। वह चिट्ठन को पानी पिलाता है और चिट्ठन की तब तक सेवा करता है जब तक कि उसके घाव भर नहीं जाते। वैसे तो चिट्ठन बहुत वायलेंट होता है, लेकिन उसे शक्ति से लगाव होने लगता है। चिट्ठन उसी का हो जाता है जो उसके लिए थोड़ा सा प्यार या हमदर्दी दिखाता है। शक्ति चिट्ठन को समझाता है कि इस तरह से मारपीट करोगे तो कभी बाहर नहीं जा पाओगे, लेकिन चिट्ठन को भाषा नहीं, इमोशन समझ में आता है। जेल में चिट्ठन को देखने गौतमी आती है। शक्ति कहता है, तुम्हारी फैमिली में चिट्ठन जैसे और हैं क्या? वह कहती है कि वह मेरी फैमिली का नहीं है, वह अनाथ है। शक्ति को उस पर रहम आता है, क्योंकि शक्ति भी चिट्ठन और गौतमी की तरह अनाथ होता है। जब चिट्ठन जेल में चुपचाप खाना खा रहा होता है तो कुछ गुंडे आकर चिट्ठन का खाना फेंक देते हैं और उस पर अटैक करते हैं। चिट्ठन गुस्से में आकर गुंडों को मारने लगता है, लेकिन शक्ति चिट्ठन को बचाकर पीछे खींच लेता है, वरना जेलर चिट्ठन को फिर से पीटता। जब जेलर आकर पूछता है कि तुम सब क्यों लड़ रहे हो, तो शक्ति चिट्ठन को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। वह कहता है कि मैं इसे दाव पेच सिखा रहा हूँ। जेलर शक्ति को ले जाकर बहुत मारता है और चिट्ठन के कमरे में डाल देता है। अब चिट्ठन शक्ति को पानी पिलाकर उसी तरह सेवा करता है जैसे शक्ति ने चिट्ठन की सेवा की थी, क्योंकि चिट्ठन सिर्फ प्यार और इमोशन को ही समझता है। शक्ति और चिट्ठन में दोस्ती हो जाती है। जब 3 महीने बाद शक्ति जेल से छूटता है और जाने के लिए तैयार होता है, तो चिट्ठन उसका हाथ पकड़ लेता है। वह शक्ति को जाने नहीं देता, लेकिन शक्ति चिट्ठन को ये समझाकर जेल से आ जाता है कि वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जेल से आने के बाद शक्ति गौतमी को साथ लेकर उस सेठ के पास जाते हैं जिसके गांजा के स्मगलिंग के चक्कर में चिट्ठन जेल गया था। शक्ति उस सेठ को कहता है कि तुम्हारे गांजे के चक्कर में चिट्ठन जेल गया है, इसलिए तुम्हें ही उसको छुड़ाना है। और वह सेठ को धमकी देता है कि चिट्ठन की जमानत करा ले, वरना वह सबको बता देगा कि तू गांजे का बिजनेस करता है। अगले दिन सेठ 3 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर चिट्ठन को जेल से छुड़ा लेता है। शक्ति और गौतमी बहुत खुश होते हैं। इधर शक्ति और मंजू में भी प्यार हो जाता है। जेल से छूटने के बाद शक्ति चिट्ठन पार्टी कर रहे होते हैं। शक्ति चिट्ठन से कहता है कि तू हंसता क्यों नहीं है। चिट्ठन सियार की तरह आवाज़ लगाकर हंसने की कोशिश करता है। वे दोनों शराब पीकर गौतमी के घर जाते हैं। गौतमी गुस्से में शक्ति को हल्के से थप्पड़ मार देती है। चिट्ठन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई शक्ति को टच भी करे। वह गौतमी को तुरंत एक जोरदार चांटा मार देता है। फिर चिट्ठन, गौतमी और शक्ति एक साथ फैमिली की तरह रहने लगते हैं। चिट्ठन और शक्ति के बीच बहुत खूबसूरत रोमांस दिखाया जाता है। चिट्ठन फैमिली में रहता है तो अब वह थोड़ा थोड़ा सुधरने लगता है और गौतमी भी चिट्ठन की तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है।
इधर सेठ ने गांजा स्मगलिंग की सप्लाई फिर से शुरू कर दी थी और जो पुलिस वाला पहाड़ियों में छिपकर डिपार्टमेंट को सप्लाई की सूचना देता था और माल पकड़वाता था, वह सेठ गुस्से में आकर उस पुलिस वाले को मार देता है और चिट्ठन को कहता है कि इसे किसी पहाड़ी पर ले जाकर जला दे। बेचारा चिट्ठन इतनी बड़ी साजिश को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि यही उसका काम है, लोगों की लाश को जलाना। वह मर्डर, पुलिस, जेल, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता है क्योंकि वह तो कब्रिस्तान से आया था। चिट्ठन लाश को जलाकर जब घर वापस आता है तो गौतमी और शक्ति उसे बहुत समझाते हैं, डांटते भी हैं कि तूने लाश क्यों जलाई, लेकिन चिट्ठन को जानवरों की तरह कुछ समझ नहीं आता है। उसे बस समझ में आता है प्यार, गुस्सा, इमोशंस। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। उन्हें जली लाश के पास चिट्ठन का कुछ कॉइन मिल जाता है। पुलिस जब चिट्ठन को अपने साथ ले जाती है, इधर शक्ति कलेक्टर के पास जाकर सेठ और उसके स्मगलिंग के बारे में सब बता देता है। वह चिट्ठन के बारे में बताता है कि वह शमशान में पैदा हुआ था, उसका ना कोई बाप है और ना माँ पैदा होते ही मर गई, वहीं पला बड़ा और बड़े होने के बाद बेचारा मुर्दा जलाने का काम करता रहा। उसको साहब बोलना तक नहीं आता, लेकिन वो भी तो इंसान है। उसने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। हमने उसे 2 रोटी खिलाई तो वह हमारा हो गया साहब। ये कहते हुए वह इमोशनल होकर रोने लगता है। सेठ शक्ति को बीच में ना आने के लिए बहुत सारे रुपए ऑफर करता है कि तुम बीच में मत आओ, जो सज़ा कोर्ट को चिट्ठन को देनी होगी वह दे देगा, लेकिन शक्ति मना कर देता है। शक्ति और मंजू साइकिल पर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सेठ के लोग आकर शक्ति को मारने लगते हैं और सेठ आकर शक्ति को चाकू घोंपकर मार देता है। मंजू ये देखकर घर पर भागकर आती है, लेकिन वह सदमे में होती है तो बता नहीं पाती, लेकिन उसके हाव पाव देखकर चिट्ठन समझ जाता है। वह शक्ति को बाहर ढूंढने जाता है, लेकिन शक्ति कहीं नहीं मिलता। वह वापस घर आ जाता है। अगली सुबह एक बोरे में बंद शक्ति की लाश मैदान में मिलती है, जिसे देखकर विक्रम ने ऐसी एक्टिंग की है कि लगता है कि ये रोल विक्रम के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता था। शक्ति की मौत पर सब लोग बहुत दुखी होते हैं और रो रहे होते हैं, लेकिन चिट्ठन दुखी तो बहुत होता है, लेकिन वह रोना नहीं जानता है। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता है। वह सिर्फ आसमान की तरफ ताकता रहता है। जब चिट्ठन शक्ति की लाश उठाने जाता है तो गौतमी उसे झाड़ू मारकर भगाने लगती है। वह कहती है कि शक्ति तेरा इतना अच्छा दोस्त था, लेकिन तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं निकला, चला जा यहाँ से। चिट्ठन बेचारा जमीन पर बेतहाशा गिरता हुआ सब सुनता रहा, लेकिन उसको इतना समझ आ गया था कि किसको पीटना है और किसको नहीं। वह अपने दोस्त शक्ति की लाश के पीछे पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे कोई जानवर अपने मालिक की मौत के बाद उसके पीछे पीछे भागता है। जब शक्ति की लाश कब्रिस्तान में जल रही होती है तो यहाँ पर चिट्ठन अकेले में पहली बार फूट फूट कर रोता है। वह बहुत रोता है। जहाँ चिट्ठन बिना किसी इमोशन के लोगों की लाशें जलाता था, लेकिन आज पहली बार उसे शक्ति की जलती हुई लाश को देखकर डर लगा। वह कब्रिस्तान से भाग आता है और भागा भागा उस पहाड़ी पर पहुंचता है जहां पर सेठ की गांजा की खेती हो रही होती है। वह सारी खेती को आग लगा देता है। सेठ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी करोड़ों की गांजा की खेती नष्ट हो चुकी है। वह अपने आदमियों को चिट्ठन को मारने का ऑर्डर देता है और घर वापस आता है, लेकिन घर के एक कोने में पहले से ही चिट्ठन बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। वह एक पागल जानवर की तरह उस सेठ को मारने लगता है। वह बहुत वायोलेंट हो जाता है, भेड़िए की तरह गुर्राता है और गोरिल्ला की तरह उसके पीछे पीछे भागता है। चिट्ठन को अब भी सुकून नहीं मिलता है और तो वह सेठ की गर्दन का मांस अपने दांतों से खींच लेता है। वह हद से ज़्यादा वायोलेंट हो जाता है। चिट्ठन को शक्ति से इतना लगाव हो जाता है कि सेठ को मारकर पहली बार वह हंसता है। इसके बाद चिट्ठन इंसानों की दुनिया से दूर जंगल में कब्रिस्तान में वापस चला जाता है। इसके बाद नरेटर की आवाज़ आती है। वह बहुत प्यारा डायलॉग है जो मेरा फेवरेट है। नरेशन इस तरीके से है, अजीब संयोग है,
विधाता ने जिस इंसान की अपनी कोई तकदीर नहीं लिखी उसके हाथों एक राक्षस का वध लिख दिया। इसे कहते हैं विधि का विधान। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और फिल्मी अपडेट्स, मूवी और सीरीज एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू, ट्रेलर रिएक्शन अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।